आप सबके बीच में फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो वीडियो है मेरा फिजिक्स का पार्ट 1 वीडियो है। और दोस्तों मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी को बता सकता हूं कि इस वीडियो में आपके 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में मिलेंगे, चाहे आप लोग बार्क वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो या NPCIL प्लांट ऑपरेटर का। तो दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल मैं उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं फिजिक्स का मात्र 4 वीडियो लाऊंगा ऐसा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो और लाऊंगा इससे रिलेटेड, और दोस्तों एक नंबरिकल से रिलेटेड लाऊंगा। मैं 100% लिख के देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके चाहे प्री का पेपर हो या एडवांस का, एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो दोस्तों आप लोग चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट भरोसा कर रहे हैं तो दोस्तों एक बार और भरोसा करिए, मैं 100% श्योर के साथ बताता हूं कि आपका डायरेक्ट पेपर यहीं से मिलेगा। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेड कोर्स में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए। मात्र 99 रुपया ही लग रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसकी मैं आपको भरोसा दिलवा सकता हूं। और इसका PDF भी आपको पेड कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं हर एक वो पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मात्रक के बारे में जान लेते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, सेम यही वर्जन इंग्लिश मीडियम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यूनिट मात्रक, ये क्या होता है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। और दोस्तों जितना भी आप लोग देख रहे होंगे अंडरलाइन किए हुए, हाईलाइट किए हुए, ये मैं खुद जिस टाइम प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम देने के लिए गया था उस टाइम पढ़ के गए थे। और दोस्तों मेरा गेस ऐसा था कि सारा क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पेपर से मिल गया, तो इसीलिए मैं आप सभी के बीच शेयर करना चाह रहा हूँ और आपका भी मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भरोसा रख के पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अगर हम लोग बात करें तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और सेकेंड जो होता है वो व्युत्पन्न मात्रक जिसे हम लोग डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो SI पद्धति में जो मूल मात्रक हैं उसकी संख्या 7 हैं, जो कि नीचे दिया गया। इससे एक क्वेश्चन आपका करीबन प्री में पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें लंबाई का मीटर होता है SI, ठीक है, यूनिट, और संकेत हम लोग M से डिनोटेट करते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो किलोमीटर होता है, और kg से हम लोग डिनोटेट करते हैं। समय का दोस्तों सेकेंड होता है जिसे हम लोग S से डिनोटेट करते हैं। तापमान का केल्विन होता है जो कि K से डिनोटेट करते हैं। फिर विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर हो जाएगा जिसे हम लोग A से डिनोटेट करते हैं। और दोस्तों ज्योति तीव्रता कैंडेला की बात करें तो CD से हम लोग डिनोटेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें पदार्थ का परिमाण मोल का, तो दोस्तों MOL से डिनोटेट करते हैं। और मुझे ज्योति तीव्रता का पूछा गया था उस टाइम, तो दोस्तों उसका क्या होता है, कैंडेला होता है, आपको याद रखना है। फिर SI के संपूरक मूल मात्रक 2 होते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट होता है समतल कोण जिसे हम लोग रेडियन, जिसका SI यूनिट होता है, जिसे हम लोग RAD के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। फिर एक होता है घन कोण जिसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं, स्टेरेडियन, जिसे हम लोग SR से डिनोटेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, तो इसलिए चलिए हम लोग स्किप कर देते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे टाइम इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए गए मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे व्युत्पन्न बोलते हैं, ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। ये तो बार बार मैंने PYQ क्वेश्चन करवाया, तो हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, इसको आप लोगों को याद करना है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिए NPCIL के क्या किया गया, प्लांट ऑपरेटर के एडवांस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 1 पारसेक इक्वल टू,
ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल टू डैश मीटर। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 3.08, ठीक है, यहाँ पे इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके पूछे गए क्वेश्चन से आपको याद रखना है। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे 3.26 प्रकाश वर्ष ही याद रखते हैं, तो इसको भी कन्वर्ट आप लोग कर सकते हैं, बट आप लोग डायरेक्ट याद रखिए जिससे आपका टाइम बच जाए। सीजीएस यूनिट में अगर बल की हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका डाइन होता है, ठीक है, एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, इसको आपको याद रखना है। और U1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, इसको भी आपको याद रखने हैं। फिर बात करें कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल होते हैं। तो दोस्तों 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन कभी काल पूछे जाते हैं, कभी काल नहीं भी पूछे जाते हैं, बट आपको याद करना है, क्या पता पूछ ले। तो देखिए पीको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ हम लोग टिक कर देते हैं, इसी को आप लोगों को याद करना है। पीको का 10⁻⁻12 होता है। फिर दोस्तों माइक्रो का 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। फिर बात करें तो गीगा का 10⁻9 होता है। फिर हेक्टा का 10⁻2 होता है। फिर दोस्तों हेक्सा का 10⁻18 होता है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको क्या करना है, याद करना है। अगर आपसे हो सकता है तो पूरा ही आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखिए ऑप्शन में बहुत सारे क्या करेंगे, सदिश राशि के दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा सदिश राशि है या नहीं है। जैसे आपके कार्य हो गए, समय हो गए, ऊर्जा हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें दोस्तों क्या हो कि आपके केवल परिमाण होता हो, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, समय में क्या होता है दोस्तों, परिमाण तो होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको आप लोगों को याद करने हैं। विद्युत धारा, ताप, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं, इसको याद करना है दोस्तों। ऑप्शन में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करें सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण, उसे हम लोग बोलते हैं जैसे वेग, ठीक है। फिर हो गए विस्थापन, बल, त्वरण, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप लोगों को याद करने हैं। फिर दूरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दूरी जो होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद करने हैं। विस्थापन की बात करें दोस्तों तो विस्थापन जो है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो विस्थापन यहाँ पे ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल की बात करें तो चाल पे एक नंबरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों चाल जो हम लोग बोलते हैं वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को बोलते हैं, ठीक है। तो चाल स्पीड इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा कि इतना डिस्टेंस हम लोग इतने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो इसका चाल क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट दूरी बटे समय निकाल सकते हैं। इसकी अगर एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है, आपको याद करना है। फिर वेग वेलोसिटी की बात करें तो दोस्तों वेग जो है वो एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद करने हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। फिर दोस्तों ये जो है, ठीक है, वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग मंदन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करें तो वृत्तीय गति, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो दोस्तों इससे कोई अभी तक वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। इसको आप लोगों को याद करने, डायरेक्ट पॉइंट में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है जब हम लोग वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण तक घूमती है उसी को हम लोग कण का कोणीय वेग कहते हैं। और ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर नंबरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, बस आपको एक ही चीज़ याद रखने हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे टी, ठीक है। या सेकेंड फॉर्मूला इसके जो बनते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πn, 2πn, n मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए, ठीक है, कितने वो चक्कर लगाए हैं, इसको याद करने हैं।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में n चक्कर लगता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2πn। और ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एडवांस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पूछे गए थे कि 1 सेकेंड में कोई व्यक्ति जो है वो n चक्कर वृत्ताकार पार्थ पे लगा रहा है, तो दोस्तों आपको ओमेगा की वैल्यू पूछी गई थी, तो 2πn होगा। इसको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि एक चक्कर में देखिए कण जो होता है 2π मीन्स 360 डिग्री, जो कि रेडियन में घूम जाती है। अब इसी से एक क्वेश्चन और बन रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी इक्वल टू वृत्त की परिधि इंटू n होता है 2π। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2πrn, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इस पर नंबरिकल कुछ नहीं दोस्तों, ये कॉन्सेप्चुअल है, डायरेक्ट आपको यही पॉइंट पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखने हैं। फिर रेखीय चाल की अगर हम लोग लीनियर स्पीड बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके हैं दोस्तों वो v इक्वल टू क्या होता है 2πrn, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो v इक्वल टू 2πn इंटू r लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके थे 2πn, तो हम लोग 2πn को ओमेगा लिख सकते हैं इंटू r को r, तो ओमेगा इंटू r इससे हम लोग लिख सकते हैं। रेखीय चाल इक्वल टू कोणीय चाल गुणे त्रिज्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट बात करें न्यूटन का गति नियम, तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि न्यूटन का 3 गति नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों न्यूटन ने सन 1887 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम देखिए क्या बोला गया है, तो दोस्तों देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे, डायरेक्ट ये पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है जड़त्व का नियम क्या होता है, तो देखिए बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम से ही क्या होती है, बल की परिभाषा मिलती है, जो कि बल की परिभाषा हो जाएगी, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, ये आपके बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपके जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हो गया ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की तरफ अचानक झुक जाते हैं। तो ये दोस्तों जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके पूछे जाएंगे। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर हम उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये भी एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग कम्बल को हाथ से पकड़कर उसको क्या करते हैं कि ठंडे से पीटने पर धूल के कण निकलते हैं, तो ये भी दोस्तों जड़त्व के नियम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जड़त्व के कुछ नियम्स जो कि मैं आपको बता रखा हूँ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है संवेग, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम बस आपको ये याद रखने पॉइंट, मोमेंटम संवेग इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान, इससे आपको एक एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपके इसके SI यूनिट यहाँ पे पूछे जाते हैं, किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। न्यूटन की द्वितीय गति के नियम की बात करें तो दोस्तों आपको इसके बस एक ही एग्जांपल्स हैं, ये पूछे जाएंगे F इक्वल टू ma, ठीक है, मास इंटू एसेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एसेलरेशन, इसको याद रखने हैं, ठीक है। और कहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो दोस्तों जहाँ भी मास एसेलरेशन दिया रहेगा तो आपको फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, निकाल सकते हैं। या आपको दोस्तों फोर्स दिया हुआ रहेगा कितना न्यूटन पर मीटर लग रहा हो, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा, मास पूछेगा तो दोस्तों आप लोग F इक्वल टू F/a फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, ठीक है। प्रथम नियम जो है वो दूसरे नियम का ही क्या है, अंग है। अब न्यूटन का तृतीय गति का नियम की अगर हम लोग बात करें तो इसके जैसे बंदूक से गोली का चलना, ठीक है। तो चलने वक्त क्या होता है दोस्तों कि पीछे तरफ आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम। और दोस्तों इसी के हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है।
तो देखिए आपको लगता होगा कि वीडियो अगर लंबा बन रहा है तो दोस्तों आप लोग 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। बट आप लोग एक बार पूरा PDF ज़रूर देखिएगा, और PDF मैं दोस्तों पेड कोर्स में डाल दूंगा। PDF आप लोग एक बार खुद से भी ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी पॉइंट में समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में, चाहे आपके प्री हो या एडवांस हो। नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक से गोली चलना। अब दोस्तों जब भी बंदूक से आप लोग गोली चला रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे जो चलाता होगा उसको जर्क पीछे की तरफ लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप लोग जितना फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं तो उतना दोस्तों फोर्स आपको विपरीत दिशा में भी लगेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई एक ढलान से कोई गाड़ी एक नीचे आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ढलान से नीचे गाड़ी आ रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जो क्या होगा कि वो गाड़ी रुक जाएगी। तो देखिए ऑटोमेटिक खुद तो नहीं रुकेगी, इसका मतलब ये है कि उस पर कुछ ना कुछ कोई बल वहाँ पे लग रहा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा हो जिसके कारण वो रुकती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं जो कि रॉकेट के उड़ाने में यूज किया जाता है, कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये सारा न्यूटन के तृतीय गति के नियम आते हैं। और जो एग्जांपल्स बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो दोस्तों नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये किस नियम के तहत आते हैं? तो दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति के नियम ये पूछे जाते हैं। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। इसको आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, आवेग सॉरी। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। और दोस्तों आपके मैंने PYQ रॉबर्ट भाटा नरोरा दोनों का PYQ पेपर करवाया, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बल इंटू समय अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आवेग बोलते हैं दोस्तों, या संवेग में परिवर्तन बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको टिक करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो इसके जो आवेग जो है एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, NS होता है, इसको भी याद करने हैं, तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब है अभिकेंद्रीय बल, ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये क्या होता है कि जब एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की तौर पे अगर हम लोग समझें तो इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F = mv²/r होता है। तो दोस्तों ये आपके याद करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी देखिए जो भी फॉर्मूला मैं टिक कर रहा हूँ ये सारा एडवांस में पूछा जाएगा। प्री में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ऐसा यूनिट पूछ लिए जाएंगे, सिंपल सा 1-2 डिफिनीशन पूछा जाएगा। बट जो फॉर्मूला है इस पे आपके नंबरिकल क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं 2 से 3, तो इसलिए आपको याद करने ये सारे। नेक्स्ट बात करें अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होते हैं? तो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से समझेंगे। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करने वाले एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो है जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। अर्थात बल आघूर्ण जिसे हम लोग T से डिनोटेट करते हैं इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण होता है।
इसे आप लोगों को याद करना है, जब भी पॉइंट पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सरल मशीन। सिंपल मशीन क्या होता है? तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, उसके बाद अनतल, स्क्रू जैक आदि। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें उत्तोलक, लेवर क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, तो इसको आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, बट अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो चलिए हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करें तो उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? तो आपको इसमें बस ये पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे कि इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, ठीक है, 1 के बराबर तथा 1 से कम हो सकता है। बस यही आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल जैसे कैंची, पिलास, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट द्वितीय उत्तोलक की बात करें दोस्तों, तो ये जो होता है इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो आपको पूछा जाएगा तो वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि। तृतीय की अगर हम लोग बात करें तो इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, इसे तृतीय में रखा गया, जैसे चिपटा, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मनुष्य का हाथ एक्सेट्रा। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये आपके लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। बस आपको यहीं तक याद रखने हैं, एग्जाम में यहीं तक पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर उपरिमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। संतुलन के प्रकार, संतुलन के 3 प्रकार हैं, अस्थायी, अस्थायी तथा उदासीन, ठीक है। तो इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो इसलिए आप लोग बट एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछ ले। तो चलिए यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। दोस्तों ये आपके लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 4 से 5 आपके जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, प्री एडवांस दोनों में, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सबसे पहले वर्क क्या होता है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की गुणनफल के बराबर होता है। ये बार PYQ पेपर में पूछे गए हैं, आने की संभावनाएं भी हैं इसके। कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों जूल होता है, इसको भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जो है वो कार्य, ठीक है, कार्य इक्वल टू बल इनटू विस्थापन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखने हैं। नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो वर्क क्या होगा? ये दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बार्क प्लांट ऑपरेटर में पूछा गया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तारापुर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आपके ICAR एग्जाम में पूछे गए, फिर DRDO के एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों ये बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके इस बार के एग्जाम में भी हो सकता है आपके पूछे जाएंगे। तो ये वर्क इक्वल टू होता है F, ठीक है, इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों आपको ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तीर का चिन्ह, इसको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, वेक्टर, क्योंकि एग्जाम में कभी कल ऑप्शन में दे दिया जाएगा F इंटू S डॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तीनों का अलग मीनिंग होता है, ये क्रॉस हो गया, ठीक है, और इसे हम लोग डॉट पढ़ते हैं। और ऊपर में दोस्तों ये जो है इसे वेक्टर पढ़ेंगे, तो इसको आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इसमें फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग ऊपर वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और S जो होता है विस्थापन में कॉस थीटा का मल्टीपल होता है, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखने कॉस 90 क्या होगा, तो ये उसके क्या करते हैं कि मान की वैल्यू बताते हैं, इसलिए हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं हम लोग। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। ये आपके बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गतिज ऊर्जा होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। दोस्तों बोला गया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपका द्रव्यमान m है, ठीक है, कुछ भी मास आपके हैं, आप लोग v वेग से, ठीक है, आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, तो दोस्तों आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², मीन्स जो आपके मास है इनटू जो आपके वेग हैं, वेग के स्क्वायर हैं, उसका आधा आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसको आपको याद करना है। जब भी इसके न्यूमेरिकल पूछेंगे तो दोस्तों मास दिया हुआ रहेगा, ठीक है, फिर भी आपके दिए हुए रहेंगे वेग, और आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है दोस्तों, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv², ठीक है, एक तो ये बन गया। फिर यहाँ से अगर हम लोग v² बात करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो ही हम लोग दोस्तों इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया क्वेश्चंस आपके हैं। नेक्स्ट बात करें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। अब ये क्या होता है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मीन्स ये होता है जो एब्जॉर्ब करके कैपेसिटी को रख सके, ऊर्जा को रख सके, ठीक है, कार्य को रख सके, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे बांध बना के हम लोग क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं एक साइड, ठीक है, इकट्ठा करके रखते हैं, तो उस टाइम जो प्रेशर रहता है दोस्तों, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम लगते रहता है। नेक्स्ट बात करें तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सारे गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। जब भी आपको m दिया हुआ रहेगा, h दिया हुआ रहेगा, तो दोस्तों g तो आपको पता ही है कि 9.8 मान होता है। तो दोस्तों आप लोग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इजीली फाइंड है। वो ऊर्जा का संरक्षण नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बोला गया कि ऊर्जा को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण अस्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो देखिए आपके लिए ये बहुत ही पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऊर्जा को हम लोग ना ही बना सकते और ना ही नष्ट कर सकते, ये सिर्फ फॉर्मेशन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण जो कि सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, सारे याद करने, जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में करता है। दोस्तों विद्युत सेल इस बार आप लोग याद रखिएगा, इस बार ये पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, ये आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, जहाँ p इक्वल टू संवेग है जिसे हम लोग m भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका m भी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे याद करने हैं। तो यहाँ अगर हम लोग पुट करते हैं p² मीन्स mv², ठीक है, बाय 2m है, तो m से m कट गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे m² होगा v², तो m से m कट गया, तो दोस्तों mv²/2 आ गया, ठीक है, तो हाफ mv², ठीक है। यही फॉर्मूला मेरा काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सेट कर गया, तो यही दोनों के बीच यहाँ पे संबंध होते हैं।
अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठे हो आपके ये आने ही चाहिए। संवेग जो होता है अगर हम लोग दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, 4 गुना होता है। ये आपको याद करने हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट शक्ति की बात करें, पावर। तो दोस्तों पावर जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति जो होगा W/T होता है, वर्क बाय टाइम होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, याद रखने, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के संबंध में रखा गया। शक्ति की बात करें तो कार्य बटे समय होता है, जिसे हम लोग कार्य का SI यूनिट जूल होता है और समय का सेकेंड होता है, तो जूल/सेकेंड हो जाएगा, जो कि इक्वल टू हम लोग इसे वाट भी बोल सकते हैं। और वाट इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड होता है। ये चारों में आपको रिलेशन याद करने हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा ये आपको याद ही होगा। 1 MW इक्वल टू होता है 10⁻⁶ W। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होती है, और ये मैंने प्रैक्टिस सेट जब करवाया था तो उसमें भी क्वेश्चन करवा रखा हूँ। 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट होता है। अगर दूसरे फॉर्म में बात करें तो 550 फीट माइनस LBS होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग कन्वर्सन करें तो 746 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड हो जाएंगे। इसी को किलोमीटर में फाइंड करेंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000/746 हो जाएगा, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.34 हॉर्स पावर आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसे पूछा जाएगा 1 किलोवाट इक्वल टू डैश हॉर्स पावर, तो 1.34। नेक्स्ट है वाट सेकेंड, ठीक है, तो 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू जूल हो जाता है। वाट घंटा की बात करें तो 3600 जूल होता है। 1 WH इक्वल टू 3600 जूल आपको याद करने हैं। 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू 1000 वाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल रहेगा, ठीक है, तो इसको याद करना है। HP शक्ति के मात्रक जो कि कुछ इस प्रकार से फाइंड ये सारे में से हम लोग कर सकते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों देखिए यहीं पे मेरा आज का लेक्चर खत्म होता है। यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए स्टार्ट है, जो कि मैंने पहले ही करवा रखा है। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। इसका PDF मैं दे दूंगा, आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िए। ऐसे मैं 2 वीडियो अभी और लाऊंगा जिसमें से पूरा फिजिक्स आपके खत्म हो जाएंगे, फिर एक मैं नंबरिकल लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों 4 वीडियो में आपके पूरे फिजिक्स खत्म होने वाले हैं, और मैं उम्मीद रखिए कि आपके 100% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।